एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और फरार होने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती है। शादी होने के बाद वह प्रेमी उसको एक होटल के अंदर ले जाता है और फिर दोस्तों उस लड़की के साथ दो अलग अलग लोगों ने 2 बार वहशियत की, दरिंदगी की, उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर ये लड़की क्यों तो घर से भागी थी माँ बाप को छोड़ करके, क्यों इसकी हत्या हुई, क्या क्या कारण थे, पूरी कहानियाँ पर जानेंगे। और उन लड़कियों को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो लड़कियां कॉलेज वगैरह में पढ़ा करती हैं और घर वालों के उपरंत, घर वालों के मर्जी के बगैर, घर वालों के पता होने के बगैर वो इधर उधर इश्क लड़ाती हैं, इश्क फरमाती हैं। उन लड़कियों को यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी से भरपूर है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उड़ीसा के अंदर, एक जगत सिंहपुर पड़ता है, जगत सिंहपुर जिला पड़ता है, उसके अंदर तिरतोला थाना पड़ता है। उस थाने के अंतर्गत एक ऐश्वर्या नाम की लड़की जिसकी उम्र होती है 23 साल, कॉलेज में पढ़ने जाया करती है। घर पर माता पिता हैं, बड़ा भाई है सौरभ, उम्र 25 साल है बड़े भाई की। 22 फरवरी की सुबह सुबह यह जो ऐश्वर्या होती है काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं गई थी और अब यह कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रही थी। नहाना धोना, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना और अपनी किताबों को बैग में रखती है। मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा मैं आज कॉलेज जा रही हूँ और मुझे शायद हो सकता है लेट हो जाऊँ मैं, क्योंकि मैं कई दिनों के बाद जा रही हूँ कॉलेज, तो मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होगा। बूढ़े माँ बाप थे, कैसे भी उनको बहका दिया, उनको फालतू पागल बना दिया। अब उसके बाद क्या होता है, वह बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 4 बजे वह रोज़ आया करती थी, जब कभी पहले कॉलेज जाया करती थी, लेकिन अब दोपहर के 4 बज जाते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि शायद लेट आएगी क्योंकि कह कर गई थी। तो 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं दोस्तों। 8 बजे तक भी वह नहीं आई। माँ बाप को चिंता होती है कि इतना लेट तो नहीं आ सकती, शायद इतने कोई ना कोई दिक्कत है। और उसके बाद क्या होता है, माँ बाप परेशान, टेंशन में, और फिर लड़की के बड़े भाई सौरभ को बताते हैं कि बेटा अपनी बहन के पास फ़ोन करना, वो कहाँ पर है। अब जो सौरभ होता है बड़ा भाई, वह फ़ोन करता है अपनी बहन ऐश्वर्या के फ़ोन पर, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ था, कोई बोल ही नहीं रहा था। अब यहाँ से इनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो फ़ोन बंद है और ऊपर से सुबह की कॉलेज की गई है, कॉलेज पर गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान ये घर वाले हो जाते हैं। फिर जो भाई होता है वह उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली जो साथ की सहेलियाँ होती हैं उनके फ़ोन पर फ़ोन मिलाता है। किसी का फ़ोन मिल जाता है, किसी का नहीं मिलता है क्योंकि सारे नंबर थे भी नहीं। और फिर वह लड़का उन लड़कियों के पास जाकर पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, आई थी या नहीं आई थी। लेकिन कॉलेज की सहेलियां कहती हैं भैया आज तो तुम्हारी बहन कॉलेज आई ही नहीं। यह बात सुनते ही भाई के पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। माँ बाप को बताता है कि वह तो कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। माँ बाप कहते हैं फिर वो कहाँ गई, उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। और उसके बाद ये घर वाले पुलिस थाने में जाते हैं और सारी बात A to Z पुलिस को बता देते हैं। और फिर पुलिस जो होती है FIR दर्ज करती है गुमशुदगी की। पहले तो पुलिस इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देती है, जवान लड़की है, शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ होगी कहीं, और माँ बाप वैसे ही खामखा चिंता किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 23 फरवरी आ जाती है, यानी कि दूसरा दिन, और 23 फरवरी को पुलिस को एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पास एक लड़की की लाश होने का फ़ोन आता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। लड़की ऊपर 4 मंजिला इमारत के ऊपर से गिरी गई थी या गिरी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाश को उठाया जाता, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इतने में ही दोस्तों अब जो माँ बाप होते हैं ऐश्वर्या के, वह भी थाने पहुँच जाते हैं, रोने लगते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ दो। पुलिस वाले कहते हैं कि ये फ़ोटो देखो, ये लड़की की लाश मिली है 4 मंजिला इमारत के पास में, कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है। माँ बाप ने और भाई ने डरते डरते वो फ़ोटो देखा और जैसे ही वह फ़ोटो पर नज़र डालते हैं उनकी हिलकारियां छूटने लगती हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं कि साहब ये हमारी बेटी ऐश्वर्या ही तो है। अब तो जो पुलिस होती है जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये लड़की इस तरह से घर से गई थी। पूछताछ की जाती है। पूछताछ सारा कुछ जो माँ बाप थे उन्होंने बता ही दिया था। लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पहचान घर वालों ने कर ही ली थी और उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम उठाती है। लड़की की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक सोमनाथ ओझा नाम के लड़के से यह लड़की कई सालों से बात कर रही है और घंटों घंटों तक उसके साथ बात करती है। उसके बाद
सोमनाथ ओझा जो होता है वह प्रेमी होता है लड़की का। पुलिस वाले समझ जाते हैं, घर वालों से पूछते हैं कि ये सोमनाथ ओझा को जानते हो क्या तुम लोग, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं क्योंकि यह लड़की का छुपा हुआ प्यार था। और उसके बाद दोस्तों सोमनाथ ओझा के पास पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि सारा कुछ मोबाइल में नंबर से पता लग जाता है। वहाँ जाकर जब पूछताछ की जाती है तो सोमनाथ ओझा कहता है साहब मैंने नहीं मारा, मैंने बिल्कुल नहीं मारा, मैंने तो उससे उल्टा शादी की थी पर वो यहाँ से चली गई और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस के अंदर एक सवाल था कि वो शादी की थी फिर वो चली क्यों गई एक ही रात में, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उसके बाद सोमनाथ से सख्ती से पूछा जाता है तो वह बताता है पूरी कहानी। वह बताता है कि ये जब कॉलेज जाया करती थी मेरी इसकी मुलाकात हो जाती है आज से तकरीबन 3 साल पहले। पहले तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया करते, फिर दोनों के एक दूसरे के फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर रात को घंटों घंटों तक हम दोनों बातचीत किया करते। दोनों में गहरा प्यार था और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाया करते थे। 3 साल से यह प्यार परवान चढ़ रहा था सोमनाथ और ऐश्वर्या के अंदर, लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सोमनाथ जो होता है वह और यह लड़की प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें, लेकिन लड़की ऐश्वर्या कहती है कि मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए क्योंकि तुम्हारी जाति अलग मेरी जाति अलग है। उसके बाद जो सोमनाथ होता है वह कहता है कि मानो या ना मानो ऐसा करो घर से तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और जो भी गहने वगैरह हैं कुछ पैसे भी लेकर आना, कुछ कपड़े लत्ते भी लेकर आना जिससे कि हम अपने जीवन को आगे सहारा दे सकें, आगे ज़िंदगी गुजार सकें। तो दोस्तों अब यही पूरी प्लानिंग इनके बीच में चल जाती है। तकरीबन 4-5 दिन से ये सारी प्लानिंग कर रहे थे और फिर आती है तारीख 22 फरवरी। 22 फरवरी को ये लड़की घर से बैग लेकर जाती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं देरी से आऊँगी, लेकिन यह दोस्तों सीधा उस प्रेमी के पास पहुँचती है और वह प्रेमी इसको सीधा मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जैसे ही वो होटल में जाते हैं संबंध बनते हैं, इनका सुहाग दिन होता है, लोगों की सुहाग रात होती है, इसका सुहाग दिन मना था। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो यह सोमनाथ होता है इसके बैग को खोलने की कहता है कि इसको खोलो क्या क्या लेकर आई हो। वह लड़की बैग खोलती है तो सोमनाथ देखता है कि देखो यहाँ पर तो तुम कुछ लेकर ही नहीं आई, ये थोड़े बहुत गहने हैं, इनसे क्या काम होगा, ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे आगे। और फिर सोमनाथ बोलता है कि तुम ऐसा करो जाओ घर। और लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम मुझसे कि जाओ घर, मैं तो तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ कर आ गई, अब किस मुँह से अपने घर जाऊँ। लेकिन सोमनाथ कहता मुझे नहीं पता, अब घर जाओ और मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों शादी करने के बाद ये कितनी बड़ी गलती थी इस लड़के की। और उसके बाद दोस्तों जो सोमनाथ होता है वह वहाँ से निकल जाता है। अब उसके बाद ऐश्वर्या जो होती है वह भी होटल छोड़ देती है। अब जो ऐश्वर्या होती है वह अकेली पड़ जाती है, अकेली छोड़ करके ऐश्वर्या को वह भाग जाता है सोमनाथ जिसने अभी अभी दिन में शादी की थी और जीवन मरण साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन वह एक ही रात में छोड़कर भाग गया होता है क्योंकि गहने कम लेकर आई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस होती है, सोमनाथ ने जब ये सारी बात बताई तो सोमनाथ के ऊपर बलात्कार का केस लगाया जाता है कि तुमने एक लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसके साथ दरिंदगी वहसियत की, उसको अकेला छोड़ दिया, भरोसा दे करके भरोसा तोड़ा। सोमनाथ को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद अब जैसे ही पुलिस को पूरी यहाँ पर चीज़ें मिल चुकी थी, पूरा प्लान मिल चुका था कि भाई लड़की अब वहाँ से निकल करके आएगी तो सीधा बस स्टैंड पर आएगी, तो उस बस स्टैंड के CCTV कैमरों को पुलिस खंगालती है। तो वहाँ पर पुलिस को दिखाई देती है कि 10 बजे वह लड़की वहाँ पर अकेली खड़ी थी बस स्टैंड पर और फिर वहीं पर बाइक लेकर के एक लड़का आता है, उसके पास बाइक को रोकता है, उसको बिठा करके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर उस बाइक का नंबर ट्रेस करती है पुलिस, तो पुलिस को पता लगता है कि इसका लड़के का नाम शुभम है और वह लड़का उसी बिल्डिंग में रहा करता है शुभम जहाँ पर यह लड़की मृत पड़ी हुई मिलती ऊपर से गिरने की वजह से। और उसी बिल्डिंग में जा कर के शुभम को पकड़ लिया जाता है और उधर लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम की जो करवाया था उसकी रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है पहले तो रेप किया गया, उसके बाद इसकी मौत हुई है। तो अब शुभम से पूछताछ की जाती है। शुभम पहले तो इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस तो बहुत कैडी होती है, कैडी पूछताछ करती है। उससे कह दिया जाता है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, या तो सच सच बता दे वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद जो शुभम होता है ये बताता है, शुभम बताता है कि ये पीछे से झारखंड के धनबाद का रहने वाला है, पर यहाँ पर कंपनी में नौकरी करने के लिए आया हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा का जगत सिंहपुर और ज़िला पड़ता है और जिसमें तिरतोला थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हुआ है। किराए का उसने फ्लैट ले रखा है इसी बिल्डिंग में, 4 मंजिला बिल्डिंग में। और
इसी मकान में रहा करता है। वह रात को 10 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद वह बाइक लेकर के अपने कमरे की तरफ निकल जाता है, लेकिन उस रात बस स्टैंड पर अकेली लड़की खड़ा देख करके वह उसके पास जाकर बाइक रोकता है कि चलना है कहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की की आंखों में आंसू थे और लड़की फिर उसकी सीट पर बैठ जाती है बिना पूछे ताछे। लड़की जैसे रो रही थी तो वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, और लड़की ने सारी कहानी उस लड़के को बता दी, जो कि बहुत वीक पॉइंट होता है दोस्तों। अकेले सुनसान जगह पर अपने दिल की गहराई से सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, वरना कोई फायदा उठा सकता है। लड़की ने जब सच्चाई बताई तो लड़के को लगा कि इसका ना आगे कोई पीछे, ना कोई पीछे है, ना माँ बाप हिमायत लेंगे, ना इसका प्रेमी है जिसने शादी की थी वो आएगा। तो उसके बाद कहता है कि आज रात तुम मेरे कमरे पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको अपने कमरे पर ले जाता 4 मंजिला इमारत में सबसे ऊपर वाले रूम में, और वहाँ ले जा करके दोस्तों अब इसको खाना वगैरह भी खिला देता है। अब रात को 1 बज जाते हैं, 1-2 बजे अब इसके मन में, शुभम के दिमाग में वो हवस और वासना के कीड़े काटने लगते हैं। खड़ा होता है, उसके बेड पर जाता है और अचक से हल्के से हाथ सहलाता उसके ऊपर। लड़की की आंखें खुल जाती हैं, और जैसे लड़की की आंखें खुलती हैं तो वह इसको झटक देती है कि आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरी मदद करने के लिए लाए थे ना। लेकिन शुभम कहता है कि क्या बिगड़ेगा, एक रात के लिए तुम मेरी हो जाओगी। तो वह लड़की मानती नहीं और उसको झटक देती है, धक्का देकर वहाँ से निकाल देती है। लेकिन शुभम के दिमाग और दिल पर तो हवस का एक खेल चढ़ चुका था। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह जो शिवम होता है वह ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ करता है और उसके साथ रेप कर देता है। अब संबंध बनाने के बाद, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद अब उसको लगता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि अब यह जाकर सबको बता देगी और मुझे पुलिस में पकड़वा देगी। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी चाल चलती है। लड़की रो रही थी वहीं पर बैठी बैठी। लड़का कहता है कि 1 मिनट तुम इधर आओ, खिड़की के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लड़की इसकी बातों में आ जाती है और उसको खिड़की के पास ले जाता है और खिड़की से इसको कौली में भर के बाहर की तरफ धक्का दे देता है और वह नीचे गिरते ही मर जाती है। और यह आराम से अपने रूम में जाकर सो जाता है। सोचता है कि पुलिस को क्या पता चलेगा, मैं इसको लेकर आया था, और क्या पता चलेगा कौन सी मंजिल से यह नीचे गिरी है। लेकिन दोस्तों जो अपराध करता है वह यही तो सोचता है कि मेरे बारे में कैसे पता लग जाएगा, मैं तो इस चालाकी से निकल जाऊंगा इस केस में से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बड़ी जड़ उखाड़नी पड़ती है पुलिस को, लेकिन पता लगा लेती है पुलिस हर अपराधी का। तो कभी भी ये सोचकर क्राइम ना करें कि भैया हमारा किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत बेवकूफ़ी भरा ये है एक डिसीजन होता है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, लड़कियों से जो माँ बाप के बिना बताए किसी से अफेयर करती हैं, ऊपर अफेयर चलते रहते हैं, उनके साथ होटलों में सुहागरात मनाती रहती हैं, और फिर एक दिन ऐसा कांड होता है। भैया बहुत प्यारा है जीवन, ऐसा बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी बहुत ही क्षणिक है, इसको अच्छे से जिएं। इसके ज़िंदगी के अंदर एक उपासना भी होनी चाहिए किसी भी भगवान की जिसको आप मानते हो, और अपने परिवार के प्रति एक ईमानदारी होनी चाहिए, और खुद अपने जीवन के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसा कुकृत्य करती हैं लड़की या लड़के, उनके खुद अपनी ईमानदारी, मतलब अपने जीवन के प्रति ईमानदारी उनकी नहीं होती है, नहीं देखी गई है, तभी तो हत्याएं होती हैं। वह लड़का भी बहुत ही एक तरह से मतलब ही निकला, जो लड़का इसको शादी करता है इससे और इसके साथ धोखा देकर वहाँ से चला जाता है कि इसके पास गहने ज़्यादा नहीं हैं। तो भैया बचाव करें ऐसे लड़कियों से और लड़कियों से, और सावधान रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिलहाल बुरा वक्त चला हुआ है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। और इनकी पत्नी है सुमन देवी, जो कि कमेंट करती हैं लगातार। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से हैं। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बुराईदास झारखंड से। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। अशोक शास्त्री कमेंट करते हैं, भाई साहब मेरा भी नाम लिया करो, मेरा नाम है अशोक शास्त्री, टोंक जिले से हूँ, राजस्थान राज्य से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं पवन तिवारी कमेंट करते हैं, सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बालू नायक कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम है बालाराम, कल्याणपुर नगाना
से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बालाराम जी। और उसके बाद हमारे साथ अनुभव श्री पायली कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कहते हैं इंतज़ार कर रहे थे, इस स्टोरी का थोड़ा सा ही सुना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हरकेश मीना कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। राहुल नायक कमेंट करते हैं। विनय शुक्ला कमेंट करते हैं। सोनी गणेश सोनी कमेंट करते हैं। बालू नायक दोबारा से कमेंट करते हैं मैं आपकी वीडियो हर रोज़ देखता हूँ, चाहे पुरानी हो या नई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं राहुल नायक। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से। और कितना क्रूर इंसान था, बेचारी लड़की फ्री में मारी गई। जी बिल्कुल जी। उसके बाद सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं कैन नेवर ट्रस्ट एनीवन एंड वेरी डेंजरस पीपल्स। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बिल्कुल जी, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक लोग आजकल समाज में रहते हैं। अम्बेडकरवादी उत्तमा राम मेघवंशी, जैसा किया वैसा वास्तव में भरा। उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से दोबारा कमेंट करते हैं कि पैर छुए फिर बुजुर्ग महिला के सिर में गोली मार दी। वो बुजुर्ग महिला की कहानी के बारे में कह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको शॉर्ट में, वैसे अभी भी बता देता हूँ कि बुजुर्ग महिला ये थी, उसकी शादी हुई थी अपने पति से, तो वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी, अपने साथ एक बेटा लेकर आई थी। तो जैसे ही उसने अपने पति के बच्चों को खूब अच्छे से पाला, अपने बच्चे बना करके, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पति मर जाता है, तो पति की प्रॉपर्टी इस औरत के नाम भी आती है और बाकी बच्चों के नाम भी आती है। तो अपनी प्रॉपर्टी को या अपने बेटे को देना चाहती थी, जो उसके पहले पति का था, कहीं से आई थी। और लेकिन जो बाकी के बच्चे थे वह कह रहे थे कि नहीं, ये हमारे पिता का नहीं है, तो हमारे पिता की प्रॉपर्टी को क्यों लेगा। इसके ऊपर विवाद चल रहा था और फिर पति के बच्चों ने इसकी हत्या कर दी होती है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर एक मामला था। रजत सैनी कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खाडाबांध राजस्थान से। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।